हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मुख्यतः समष्टि घनत्व, जिससे हम कह सकते हैं, या फिर समष्टि कार्य। इसके अलावा पॉइंट और है जैविक विभव या फिर पर्यावरण प्रतिरोध। ओके, तो अब ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में अपना पहले पढ़ते हैं हम कि समष्टि घनत्व क्या होती है या फिर समष्टि आकार क्या होता है। ओके, तो समष्टि आप समझते हैं क्या होता है, पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, अब इसकी अगर मैं तुलना अगर इसको हम बताएं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कि किसी इकाई समय में अर्थात किसी एकांक समय में कोई निश्चित समय दिया हो और किसी इकाई क्षेत्र में अर्थात एक निश्चित एरिया में यहाँ पर जो जीवों की संख्या होगी, गणना की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको प्राप्त करनी होगी ना, तो एक बार से निश्चित क्षेत्र में होनी चाहिए, एक निश्चित इकाई में होनी चाहिए। तो ओके, तो ये हमारी होती है जनसंख्या घनत्व। वही बोला गया है कि समष्टि में जीवों की कुल संख्या प्रति इकाई क्षेत्र आया फिर आयतन इकाई समय। इसमें इकाई समय में जो यहाँ पर जीवों की कुल संख्या होगी, यहाँ पर जीवों की कुल संख्या होगी ना इस एकांक क्षेत्र में, वही होगी हमारी समष्टि घनत्व। ओके, ये पूरे फैलाकर जनसंख्या घनत्व नहीं निकाला जाता, एक निश्चित क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है कि यहाँ पर देखा जाता है कितने जीव पाए जाते हैं। ओके, या फिर किसी पर्सनल जीव की भी बात कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें कि यह समष्टि का आकार प्रदर्शित करता है। उदाहरण, समष्टि का आकार प्रदर्शित कर रहा है कि पॉपुलेशन कितने साइज में है, कितनी दूर तक फैली हुई है उस जीवों की संख्या, या फिर उसी क्षेत्र में कितने बृहद रूप में जीवों की संख्या ज़्यादा है या फिर कम है, अर्थात उनके साइज पर डिपेंड करेगा कि वो कितने ज़्यादा विस्तार किए हैं, कितने ज़्यादा विस्तार नहीं किए हैं। ओके, तो यह समष्टि का आकार प्रदर्शित करता है। अब उदाहरण जैसे बताया गया है कि प्रति हेक्टेयर में वृक्ष प्रजाति के 50 पादप हैं। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है, कोई एरिया लिया गया और वहां पर देखा गया कि इतने क्षेत्र में 50 पादप हैं, अर्थात वहां पर कुल पौधों की संख्या कितनी हो गई, 50। वो हमारी क्या हो जाएगी उतने क्षेत्र के लिए जनसंख्या घनत्व। या फिर कह सकते हैं एक साइनाडान घास होती है, उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाए, साइनाडान घास की संख्या जो है 70 प्रति वर्ग मीटर है, अर्थात 70 प्रति वर्ग मीटर साइनाडान घास की एक निश्चित एरिया में उसकी संख्या है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। ओके, तो अब मनुष्य की अगर हम बात करें, जैसे आप सुने होंगे जनगणना, तो वो भी एक प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है, अर्थात जीवों की संख्या गिनी जाती है। तो उसे वो होती है लगभग प्रत्येक 10 वर्ष में ज्ञात की जाती है। इसके अलावा प्रजाति घनत्व, प्रजाति किसी पर्सनल जीव की बात करते हैं, किसी एक जाति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रजाति घनत्व भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग समय पर भिन्न होता है। क्या कि जो प्रजाति का घनत्व होता है ना, वो अब यहाँ पर इसका डेंसिटी यहाँ पर कभी कुछ होगा, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे एक नए वातावरण में, फिर वहाँ की डेंसिटी उसके लिए कुछ अलग होगी। अर्थात जो ये प्रजाति घनत्व होते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वो क्या बोलते हैं, अपनी स्थिति दर्शाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम पादपों के घनत्व की बात करें, तो उसके लिए सबसे अनुकूल समय होता है वर्षा ऋतु में। किसमें? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु एक उनके लिए एक ऐसे ऋतु है जो कि उनके अनुकूलन स्थिति को पैदा करती है। अब जब अनुकूलन स्थिति पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पौधों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात समष्टि का घनत्व बढ़ेगा, समष्टि की साइज बढ़ेगी ना, समझ में आया ना। तो वही बोला गया पादपों का घनत्व जो होता है वो वर्षा ऋतु में शुष्क मौसम की तुलना में अधिक होता है, अर्थात पादपों का घनत्व वर्षा ऋतु में ज्यादा आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, आप समझ गए कि वहां पर अनुकूल स्थिति होने के कारण कहीं भी किसी भी जीव की बात कर लेंगे तो वहां पर यदि वो अपनी अनुकूल स्थिति में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। ओके, उसी प्रकार हम नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर समष्टि आकार को पोषकों की आवश्यकता, उपलब्धता या फिर संसाधनों की उपलब्धता,
दिए गए समय में निर्धारित करती है। क्या कि जो समष्टि साइज होती है, पॉपुलेशन साइज होती है, वो पोषक अर्थात जो ग्रहण करने वाले पौधे हैं या फिर अन्य जीव हैं, उनकी किसकी उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता या फिर अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर वह डिपेंड होते हैं। क्यों, कौन, ये हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में ना, सीधी सी बात कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवों की कुल संख्या जो होती है वो एक प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है जैविक विभव। ओके, जैविक विभव या फिर पर्यावरण प्रतिरोध से बोल सकते हैं, बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंट रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम जैविक विभव की बात करें तो ये बोलता है क्या, किसी जीव की प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता, क्या किसी जीव की प्रजनन अर्थात प्रोडक्टिव, किसी जीव की प्रजनन या फिर उसके वृद्धि करने की उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, तो वे होती है कौन, हमारे जैविक विभव। कब तक ये लाइन कब तक है कि किसी जीव की जो प्रजनन होती है या फिर उसके वृद्धि करने की क्षमता होती है, वो उसकी जैविक विभव तो होती है, लेकिन कब तक, वे तब तक जब तक उसके ऊपर पर्यावरण प्रभाव कोई ना पड़े, कि जब पर्यावरण उसमें कोई रुकावट ना डाले, इसमें कि किसी जीव की जो प्रजनन क्षमता होती है या फिर वृद्धि करने की क्षमता होती है, वो एक जैविक विभव हो गया। लेकिन ये तभी तक सीमित है जब तक जो पर्यावरण कारक होते हैं उस पर अपना इफेक्ट न डाले, यानी उनको रुकावट पैदा ना करें। ओके, तो आया ना बात समझ में, जैविक विभव क्या होता है, मतलब कि सीधी सी बात, अगर हम पर्यावरण को एक तरफ रख दें तो जैविक विभव और परिभाषा टाइप में सोचें तो जैविक विभव किसी भी जीव की प्रजनन करने की क्षमता या फिर प्रजनन करना या फिर अपने उस क्षमता को वृद्धि करना, किसकी, अपनी संख्या में वृद्धि करना ही क्या होता है, हमारा जैविक विभव। ओके, तो अगर जैविक विभव की बात करें तो उसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। ये इसका सिंबल होता है, जहां पर आपको स्मॉल आर को लिखे और समझ जाना कि ये जैविक विभव की बात कर रहा है, अर्थात जीव की प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता की ये बात कर रहा है। कौन, ये स्मॉल आर, जो कि होता है कौन, जैविक विभव। जैविक विभव का ठीक निरूपण तभी संभव है, अर्थात इसको हम ठीक रूप से तभी प्रदर्शित करते हैं, ठीक रूप से तभी हम इसको पहचान पाएंगे जब पर्यावरण सीमाकारी ना हो। क्या कि जो जैविक विभव आर होता है, इसका निरूपण तभी कर पाएंगे जब तक जो पर्यावरण होता है एक निश्चित दायरे में ना हो। वैसे भी एक निश्चित दायरे में होता नहीं, लेकिन अगर जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर एक निश्चित एरिया का हम चयन किए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये तब तक इसका निरूपण तभी तक संभव है जब पर्यावरण एक सीमा के क्षेत्र में ना हो, अर्थात ये कुछ भी हो सकती है, इतना ना होगा कि ये कुछ भी हो सकती है चारों तरफ एरिया में। तो ये हो गया क्या कि जैविक विभव के बारे में बता रहा है कि इसको निरूपण कैसे कर सकते हैं कि जब पर्यावरण सीमाकारी ना हो, अर्थात एक निश्चित दायरे में ना हो या अत्यधिक अनुकूल हो, मतलब कि सीधी सी बात देखो, पर देखो या अत्यधिक अनुकूल हो, तब जन्म दर सर्वाधिक होती है व मृत्यु दर न्यूनतम होती है। इस अवस्था में समष्टि के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है। समष्टि के आकार में वृद्धि कम होगी सर्वाधिक जब, इसी को समझाएंगे, समष्टि के आकार में वृद्धि कब होगी, जब जो पर्यावरण है उसका कोई सीमा ना हो, अर्थात वो पूरा उसके लिए कोई सीमा ना हो किसी जीव के लिए। तब अब जब किसी भी जीव के लिए एक सीमा ना हो तो उसके लिए, उस जीव के लिए अपनी अनुकूल स्थिति ढूंढना उसके लिए आरामदायक हो जाएगा, अर्थात कोई भी जीव अपने अनुकूल स्थिति में चला जाएगा। और जब अनुकूल स्थिति में जाएगा तो वहां पर जो है जन्म दर की जो प्रजनन करने की क्षमता आएगी वो भी बढ़ेगी, अर्थात प्रजनन कर सकेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे ना। तो वही बोला गया कि यहाँ पर जन्म दर सर्वाधिक होगी, क्यों, कब, जब वे अत्यधिक अनुकूल वाले स्थिति में होंगे। ओके, और इसके अलावा अगर इसके विपरीत अगर हम सोचेंगे कि ये इस पर इफेक्ट कौन डालेगा, इफेक्ट ये डालेगा कि मतलब कि उनकी संख्या में वृद्धि कब
बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब कोई भी जीव को अपने अनुकूल की स्थिति में रहने नहीं दिया जाएगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मृत्यु दर की संख्या बढ़ सकती है। तो इस स्थिति में हम जनसंख्या वृद्धि तो कर नहीं सकते, या फिर समष्टि घनत्व, समष्टि साइज आदि की संख्या तो वृद्धि कर नहीं सकते। ये तभी वृद्धि होगा जब पर्यावरण एक सीमाकारी में ना हो, अर्थात वो पूरे ओपन एरिया में हो। इसके अलावा जन दर अधिक होगी। अब जब पर्यावरण अनुकूल की स्थिति में होगी तो जाहिर सी बात है समष्टि की जो संख्या होती है वो इंक्रीज करेगी। ओके, तो आया बात समझ जैविक विभव क्या होता है इसके अंतर्गत। उसी के आगे हम पर्यावरणीय प्रतिरोध देखते हैं। क्या पर्यावरणीय प्रतिरोध बोले तो अब जैसे देखो, पर्यावरण बहुत सारे जीव रह रहे हैं। एक छोटे से जीव से लेकर बहुत बृहद जीव के पैमाने पर इस संसार में, इस पृथ्वी पर उपस्थित है जीव ना। अब जो पर्यावरणीय प्रतिरोध हैं, अब सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव जो होते हैं भोजन मतलब कुछ न कुछ तो ग्रहण करेंगे, तो उसी के द्वारा तो अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं। तो वे उस भोजन को पाने के लिए, उस जल को पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में इतना ज़्यादा तो किसी मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा कम पड़ सकती है, अर्थात पर्यावरण जो कुछ भी है कि वे ग्रहण कर सकें अपने भोजन के रूप में, तो उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, अर्थात वे उन संसाधनों को अपने अंदर कब्जा करना चाहते हैं। मतलब कि वही बोला गया है कि समष्टि के आकार में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्योंकि जो पर्यावरणीय प्रतिरोध होती है ना, अजैविक कारक जैसे जल हो गया, स्थान हो गया, व जैविक कारकों में जैसे खाद्य हो गया, प्रतिस्पर्धा आदि द्वारा होता है। यह समष्टि आकार को नियंत्रित करता है। क्या कि पर्यावरणीय प्रतिरोध में हम देखेंगे तो जो अजैविक कारक होता है, जल हो गया, स्थान हो गया, मृदा हो गया, या फिर अन्य आपको जो बताए थे, वे सब इनके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। मतलब उस स्थान पर किसी जीव का ज्यादा बोलबाला है तो उस स्थान पर दूसरा जीव नहीं आ सकता, तो ये एक तरह से पर्यावरणीय प्रतिरोध हो गया। अगर हम जैविक प्रतिरोध की बात करें तो उसमें आ जाएगा खाद्य पदार्थ या फिर अन्य चीजों की प्रतिस्पर्धा जो होगी वहां पर बढ़ेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो जनसंख्या डेंसिटी है, फिर जनसंख्या साइज है, वो कंट्रोल होती है। किसके द्वारा? हमारे पर्यावरणीय प्रतिरोध के द्वारा। अब देखो, अगर कहीं पर भी किसी भी चीज का लगातार आप उसके प्रति अनुकूल है तो जाहिर सी बात है यदि लगातार अनुकूल रहेंगे वहां पर संख्या की वृद्धि होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से पर्यावरणीय प्रतिरोध होता है, जो कि उन संसाधनों को एक निश्चित दायरे में रखता है ताकि उसके लिए जीव प्रतिस्पर्धा करे। जो जीव अपने आप को नहीं प्रतिस्पर्धा कर पाते हुए पीछे चले जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से रीडिंग करो, उसके पश्चात हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ पॉइंट है उसको लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू।